कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप मेरे शुरुआती शब्दों से ही समझ गए होंगे कि बोलो बोलो में आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं की, आधी आबादी की, शक्ति की, और आज हम चर्चा करने वाले हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक की। सदन से, सड़कों से लेकर सदन तक महिलाओं ने अपनी यात्रा पूर्ण की है, लेकिन ये यात्रा आज भी जारी है और उसमें संघर्ष भी उतना ही जारी है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर राजनीतिक दलों का जो रवैया रहा है, भेदभावपूर्ण रवैया से कहे तो ये हमेशा से ही चिंतनीय रहा है, लेकिन सदन से एक संदेश देने की कोशिश इस विधेयक के जरिए की गई है। इस विधेयक के आने के बाद या इस कानून के बनने के बाद कितना बदलाव आएगा? क्या पुरुषवादी समाज में आधी आबादी को लेकर सोच में परिवर्तन होगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ युवा बैठे हैं और ख़ास तौर पर जो युवा हैं वो महिलाएं ही हैं कि आज हम इस टॉपिक पर इनसे चर्चा करेंगे कि कितनी सोच बदल पाती है लोगों की इस कानून के बनने के बाद, इस विधेयक के आने के बाद। और चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो तमाम युवा साथी इस वक्त महिलाएं बैठी हैं उनसे मैं चर्चा करूंगी। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूं मैं हमारे इस खास कार्यक्रम में, बंसल न्यूज में। ये जो विधेयक आया है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हो जाएगी। विधेयक तो पास हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है महिलाओं को, जिन्हें हम एक तरह से शक्ति स्वरूपा कहते हैं, आधी आबादी जिसे कहा जाता है, इस बिल की जरूरत क्यों आन पड़ी? भारत है तो वो शुरू से ही महिला के लिए बहुत ही सशक्त रहा है, लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही हैं। असमानता को देख करके, अन्याय को देख करके, और जो कि लिंग असमानता होती है, भेदभाव, तो इस वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं सक्षम हैं फिर भी वह पीछे रह जाती हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है ताकि महिलाओं के लिए कानूनी रूप से सुरक्षा मिल सके। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने आज तक कही है कि महिलाएं सक्षम हैं लेकिन फिर भी पीछे रह जाती हैं। वो पीछे क्यों रहती है, जरा हम समझ लेते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि महिलाएं सक्षम है लेकिन उसके बावजूद उनके पिछड़ने के पीछे की वजह क्या है? इसके पिछड़ने की पीछे की यही वजह है कि हमारा जो देश है वो पितृसत्तात्मक रहा है। और पितृसत्तात्मक हमें पता है कि जहाँ पे एक मुखिया जो होता है घर का, पुरुष होता है जी। और एक वक्त के बाद जब आप किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों को दबाते हो तो व्यक्ति वो बोलने में सक्षम नहीं होता, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता। जब हम महिलाओं को अधिकार देंगे, उनको बताएंगे कि आपका आगे बढ़ना कितना आवश्यक है, तो वो अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल बोलेंगी। और जो हम नहीं चाहते कि हमें पुरुषों से ऊपर लाओ, हमें पुरुषों के बराबर ला दो, हम अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ लेंगे। बस अभी तो संघर्ष बराबरी के लिए ही हो रहा है जी। अभी तो संघर्ष बराबरी का ही हो रहा है। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? जैसे कि बताया कि संघर्ष बराबरी के लिए हो रहा है। महिलाएं हमेशा से अपने उसके लिए संघर्ष करती हुई आई हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ही दबाया जा रहा है इस समाज में रह के। वो हर चीज़ में आगे हैं, पहले ही आगे हैं। उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। उसको एक पैमाने पे ले जाके बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है जो कि उनको मुश्किल बना देता है। ठीक है, पुरुष अगर ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हाँ, लेकिन महिलाएं भी पीछे नहीं है कहीं पे। विधि, आप क्या ऐड करना चाहेंगी? पहली बात तो ये हमारा इतिहास, जैसे उन्होंने शुरुआत की इतिहास से कि हमारा देश पितृसत्तात्मक रहा है, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। क्योंकि हम अगर अपने ग्रंथों की ओर देखें, ऋग्वेद से देखें या मनुस्मृति में देखें, हर जगह हमें स्त्रियां बराबरी बल्कि कहीं कहीं ऊपर दिखाई देती हैं। हमें एक ग्रंथ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, मनुस्मृति, जिसमें यह खुद वर्णित है, जहाँ मनु कहते हैं कि यदि कोई महिला चाहे तो इन परिस्थितियों में अपने पुरुष को छोड़ सकती है यदि उसे संरक्षण देने में समर्थ नहीं है। तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि हमारा देश पितृसत्तात्मक रहा है? राजा दशरथ नहीं रहे, राम वनवास चले गए, राजपाट कौन देख रहा था? भरत तो खड़ाऊ रख के चले गए थे तपस्या करने के लिए। पितृसत्तात्मक होने की बात नहीं है, हमारे यहाँ सहयोगात्मक पूरा शासन रहा है, जहाँ स्त्री को बराबरी का दर्जा दिया गया है। और वर्तमान समय में भी अब समय वो आ चुका है कि हमें किसी की तरफ मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमें कुछ आरक्षण दोगे तब हम आगे बढ़ेंगे। हमें खुद सक्षम होना चाहिए कि हम 2 कदम आगे उनसे आगे चल सके, क्योंकि हमें कहीं से भी कोई भी
असमर्थता नहीं है, क्योंकि आज एजुकेशन का लेवल देख लीजिए आप, हर जगह देख लीजिए लोग सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, लड़कियां ज़्यादा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, उन्हें नहीं लगता कि उन्हें किसी की ज़रूरत है। मैं खुद हर जगह अकेले आती जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पितृसत्तात्मकता का जो टैबू जो चला, एक थप्पा चला आ रहा है, वो आज के समय में लागू हो सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति हो, परिवार सहयोग करे, आपके कुलीग सहयोग करे, तो कहीं भी स्त्रियां या लड़कियां पीछे नहीं हैं। और एक बिल जो है वो एक बैकअप सपोर्ट जैसा है, जिससे जो लोग मतलब योग्य तो है लेकिन आगे नहीं आ पा रहे, तो ये बिल उन्हें आगे लाने में सहयोग देगा, चाहे वो पार्लियामेंट में स्पेशली। ये मेरा विचार है। लेकिन वही महिलाएं तो विधि ये भी कहती है ना कि हम इतनी कमज़ोर नहीं है कि आप हमारे लिए रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं, या लेके भी आ गए तो इतना समय क्यों लग गया। ये भी है ना। आप देखिए, आप धर्म ग्रंथों का उदाहरण दे रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है और वो हमने देखा भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप वास्तविकता में जाते हैं या आप ज़मीनी हकीकत पर जाते हैं, तो कई बार तस्वीरें इनसे उलट होती हैं। बिल्कुल तस्वीरें उलट हैं, क्योंकि जब आपने कहा कि महिलाएं पीछे रह गई, बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन कौन सी महिलाएं आगे आ रही हैं आपको ये भी देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जैक वाली महिलाएं आगे आ रही हैं। कुछ ऐसी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो बहुत योग्य हैं, कुशल हैं, कि लेकिन उनके पास जैक नहीं है, तो वो आगे नहीं आ पा रही। और सवाल उठाने वाली वही लड़कियां हैं और वही महिलाएं जिनके पास जैक नहीं है। वो योग्य है, कुशल है, लेकिन उनको कोई तो हाथ पकड़े, या उनका कहीं ऐसा सोर्स नहीं है कि उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाए। उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, और जिसे संघर्ष करना पड़ता है वही ये सवाल उठाता है कि आखिर इतना टाइम क्यों लगा। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई स्त्री या महिला या लड़की संघर्षशील है और वो योग्य है, तो उसे सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़े। जो ऊपर की बॉडी है वो ध्यान दे। जैसे हम यहाँ पे आज के समय में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा वो है खेलो उसका, तो वो गांव-गांव जाके एथलीट चुन के लाते हैं। तो क्या एक ऐसी प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकती? आरक्षण बिल आप ला चुके हैं, तो गांव-गांव जाके एक प्रक्रिया बनाई जाए जिससे कुशल नेत्रियों को आगे लाया जा सके। शायद वहाँ जैक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आप क्या ऐड करना चाहेंगे विधि की इन बातों में? आपके अपने क्या पॉइंट्स हैं और आपको क्या लगता है कि इस बिल के आने के बाद, इस विधेयक के आने के बाद कितना बदलाव हो पाएगा? मैं विधि जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पहले के टाइम में भी ना नारियों को धर्म में और राजनीति में बिल्कुल समानता मिलती थी। वे वेद पढ़ती भी थी और पढ़ाती भी थी। और ऋग्वेद में देखिए तो 414 ऋषियाँ हैं, उनमें से 30 महिला ऋषि हैं। तो पहले के टाइम में भी समानता मिलती थी, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो पहले की तरह भी समानता नहीं मिलती है। और ये जो बिल पास हुआ है, इससे ये होगा कि महिलाओं को अपना हक मिलेगा। वे वहाँ पर महिलाओं के लिए खड़ी रहेंगी। जैसे आजकल क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, तो क्राइम के लिए अपनी आवाज़ रख सकेंगी। और एक महिला जब महिला के लिए बोलती है, तो उसका पक्ष जब वो बोलती है, तो वो एक बात अलग होती है। महिला जब महिला के लिए आवाज़ उठाती है, उस टाइम उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये जैसे ये बिल पास होगा, तो इसमें महिला है वो और इंडिपेंडेंट बनेंगी। और कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि पंचायत वगैरह में जहाँ पर महिला अपने पद पर तो होती है, उन्हें कुछ दायित्व मिलता है, लेकिन उनकी जगह उनके पति पूरा संभालते हैं और सब कुछ करते हैं। तो मेरा यही है कि अगर जब हमें बिल पास होता है, जब आरक्षण मिलता है, तो महिलाओं को, जो उनकी पत्नी है, उन्हें इस चीज़ का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर वो कुछ महिलाएं होती है कि आप क्यों निर्भर हो रहे हैं किसी पर, आप खुद मौका दे रहे हो उन्हें निर्भर होने के लिए। अगर आपको कोई दायित्व मिला है तो आप उसका पूरा पालन करें। लेकिन इसके पीछे की वजह आप क्या मानती हैं? एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया, ग्राम पंचायतों को लेकर हम बात करें, वहाँ भी रिजर्वेशन है। और ये बात बिल्कुल सही है कि सरपंच भले एक महिला हो, महिला सरपंच पीछे रह जाती है और उनका पति आगे आता है। सरपंच पति जिसे कहा जाता है, वो हमेशा आगे सरपंच के पद पर बैठकर काम करता है, उनकी कुर्सी पर बैठकर काम करता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये माने कि पुरुषों के या परिवार के दबाव में आकर आपने इलेक्शन तो लड़ लिया, लेकिन शायद आप खुद को इस काबिल नहीं पाती कि हम अपने पति को साइड करके हम खुद आगे आके लड़ सकते हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं? इसके लिए मैं यही कहूँगी, या तो उनकी पिछड़ी सोच है कि वो अपनी घर की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, या फिर शिक्षा की कमी। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ महिलाएं चौके में अच्छी लगती हैं। जी, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ने का उनका अधिकार है। अगर पुराने समय से महिलाएं बहुत आगे आई है, युद्ध में भी लड़ी है, तो आप उन्हें घर में नहीं रख सकते। ठीक है काजल, ये कहा जाता है कि महिलाएं जनप्रतिनिधि होती हैं, जहाँ पर महिलाओं के हाथ में कमान होती है, सत्ता होती है, तो वहाँ पर
भ्रष्टाचार भी कम होता है, वहाँ पर विकास के कार्य भी ज़्यादा होते हैं और योजनाओं का लाभ जो है वो जनता तक ज़्यादा पहुँच पाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर सत्ता की कमान महिलाओं के हाथों में आ जाए तो शायद हमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाए? महिला को कह सकते हैं अपन चतुर जो होते हैं वो कह सकते हैं। हाँ। महिलाएं जहाँ होती हैं वहाँ कमान बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, चतुराई के साथ घर चला लेती हैं। तो वो जनप्रतिनिधि के रूप में जब उभर के आती हैं तो जैसे वो अपने घर में रहती हैं, अपने घर में माँ बहन बाप भाई सबके साथ जैसे ट्रीट करती हैं, बाहर जाके भी सबको अपना परिवार समझती हैं और सबके साथ भावनाओं के साथ जुड़ती हैं। इसलिए महिलाओं को आगे आने के लिए उनके लिए रोका नहीं जाना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, जबकि अभी विधि जी जब बात कह रही थी, खिलाड़ियों की बात कह रही थी, तो हम वर्तमान में देखते हैं महिलाओं ने कितना धरने दिए हैं, उनकी बात को नहीं सुना गया है। जब कुछ लोग बाहुबली कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर हम उन चीज़ों को, महिलाओं की उन चीज़ों को दबा दिया जाता है, वो खुल के नहीं आ पाती हैं सामने। कुछ वो अपनी मर्यादा और अपनी इज्जत को लेके घर में बैठ जाती हैं। कुछ महिलाएं जो आगे बढ़ना भी चाहती हैं, कुछ लड़कियां जो बढ़ना चाहती हैं, उन पे ऐसे लांछन लगा दिए जाते हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि महिलाओं को आगे आने के लिए वो सक्षम हैं, पूरी तरह से सक्षम है, पर स्वतंत्र नहीं है। जो स्वतंत्र हैं भी, जिनका घर मतलब जो लोग घर से सपोर्ट करते हैं वो केवल आगे आके एक अच्छा चेहरा बन सकती हैं, और जिनके घर वाले भी छोटी सोच रखते हैं, उनमें काबिलियत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो महिलाओं में क्या नहीं है, महिलाओं में क्या नहीं कर सकती हैं महिलाएं, सब कुछ कर सकती हैं महिलाएं। सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, हमने अभी भी देखा, हमने पूर्व में भी देखा, लेकिन परिवार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि लैंगिक असमानता भी दूर करना है। शिक्षा को लेकर जो असमानता है, भाई बहन को लेकर या लड़के लड़कियों को लेकर जो भेद हमेशा हमने अपने परिवार से ही शुरू होते हुए देखा है, और उसे शायद परिवार से ही खत्म करना होगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? आप कितनी सहमत हैं इनकी बातों से कि शुरुआत हमें परिवार से ही करनी होगी और उसके बाद ही हम आगे इसे लेकर बात कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं? और अगर हम देश की बात करें तो हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हम देख लें या वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, पहले की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, अगर वो पद पर आसीन हुई हैं तो उन्होंने सत्ता को बहुत अच्छे से संभाला है। आप एग्री करती हैं? जी मैम, मैं ये काजल से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि देखिए अगर किसी भी इस चीज़ की स्टार्टिंग होनी है तो वो एक छोटे रूप से होती है। अगर अपन घर परिवार से ही लेकर के चले तो पहले अपन खुद के लिए सुधरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी वह आगे चल कर के प्रभावित होंगे लोग उससे। पहले अपन घर परिवार में ही इतना चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिस वजह से फिर आगे चल कर के और भी परिवर्तन होंगे। आधी आबादी का जो शब्द है वो किताबों तक या हमारी चर्चा तक सीमित ना रहे, उसे चरितार्थ होने में या करने में अभी कितना समय और लगेगा? मेरे हिसाब से जैसे देश की स्थिति चल रही है अभी, तो फिलहाल उसमें हमें काफ़ी जंग लड़नी है। और विश्व बैंक के एक सर्वे के अनुसार बताया गया था कि यदि महिलाएं अपना श्रम में योगदान दें तो वो जो संख्या है वो दहाई संख्या तक पहुंच सकती है। परंतु घर के सहयोग की कमी के कारण हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं उस कारण, और जो भी हम करना चाहते हैं उस पर हमें मर्यादाओं के बल पर लांग दिया जाता है कि आप मर्यादित रहें, आप इसमें रहें। तो शायद मुझे लगता है कि हमारे पैरों में बेड़ियाँ बांध दी जाती हैं कभी कभी। और शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हमें आरक्षण मिलेगा तो ये बात है, तथ्यपूर्ण बात है कि अगर हमें आरक्षण मिलेगा तो स्वाभाविक है कि जब आपको कोई अधिकार दिया जाएगा तो आप बोलेंगे। जैसे विधि दीदी ने बोला कि मैंने पितृसत्तात्मक बोला, मेरा मतलब ये था कि मैं मानती हूँ कि पहले जो हमारा देश था वो पहले महिला सशक्तिकरण के पक्ष में ही था। जैसे कि लोपामुद्रा, गार्गी, उन्होंने वात्सल्य को युद्ध में चुनौती भी दी थी। परंतु मेरा मतलब ये है कि कुछ समय पश्चात हमारा देश एक पितृसत्तात्मक हो चुका था और काफ़ी उनके दबाव के कारण हमारे ऊपर कुछ चीज़ें लांघ दी गई, जिस कारण हमने उसको अपना स्वभाव बना लिया। तो ये विल आएगा अगर, तो मुझे लगता है कि हमारी सोच में वृद्धि होगी और महिलाएं, जितना मैं सोचती हूँ कि महिलाएं काफ़ी सशक्त हो सकती हैं इस विल के द्वारा। ठीक है, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? और आपसे ये समझना चाहूँगी मैं कि अगर हम भारत देश की बात करें, यहाँ पर तो इस बिल को लाने की दिशा में कदम उठा लिया गया है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हम बांग्लादेश की अगर तुलना करें भारत से, कई सालों पहले वहाँ पर महिलाओं को लेकर आरक्षण जो है वो लाया जा चुका है। भारत जैसे देश में दशकों लग गए इसे लाने के लिए।
इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? पहली बात तो ये है कि आरक्षण लाने में ही 10 साल लग गए, ठीक है। उसके बाद ये अभी तक अधिनियम लागू नहीं किया गया है। जब लागू किया जाएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि तब भी महिलाओं के विचार को कितनी मान्यता दी जाएगी, बिल्कुल, उनको कितना समझा जाएगा, उनको कितना सुना जाएगा। सांसद में बैठा देना ही बड़ी बात नहीं है, उनके विचारों को आगे लाना, उनको सुनना, उस पे भी मंथन होना बहुत बड़ी बात है। भारत जैसे नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत काम कर रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब किस प्रकार से नारियों को आगे लाना बड़ी बात नहीं है। नारियां पहले से ही आगे हैं, पुरुषों के बराबर में हैं नारियां, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, खेल के अगर उसमें देख ले तो पीछे नहीं है नारी, शिक्षा के उसमें देख ले बराबरी का वो होता है, अटेंडेंस होता है, प्रेजेंट होते हैं, लड़कियां आज भी हैं, पर उन पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, उनको कितना आगे बढ़ाया जा रहा है, मेन ये है जी। तो सांसद में बैठने के बाद भी उनको कितना सुना जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि आप आरक्षण देकर महिलाओं को वहां तक तो पहुंचा देंगे, बैठा भी देंगे, लेकिन महिलाओं की बात वहां पर कितनी बुलंदी के साथ सुनी जाएगी, महिलाएं उस बात को कितनी बुलंदी के साथ उठा पाएंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब 2 देशों की बात करिए, 40 ऐसे देश है जहाँ पहले से ही आरक्षण आ चुका है जी। पर मैं यही कहूँगी कि आरक्षण ये बिल पास तो हो गया, पर जब लागू होगा तो ये बहुत ही हमारे लिए चैलेंजिंग है कि किस तरह महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, किस तरह जो मेल मेंबर्स रहेंगे वो किस तरह उनकी बात सुनते हैं और कहाँ उनका ईगो नहीं आता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जब महिलाओं को कहीं प्राथमिकता दी जाती है तो कहीं ना कहीं मेल ईगो आ जाता है। और अब इसको लागू होने में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, बट ये अब महिलाओं के हाथ में है। अगर बिल पास कर दिया है, लागू होने वाला है, तो अब महिलाओं को इतना अपने लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि वो अपना पक्ष रख सके और अपनी बात रख सके। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक पुरुषवादी जो समाज है या एक पुरुषवादी जो सोच है वो महिलाओं के लिए अभी भी आगे चुनौती बन सकता है? ये बिल तो आ गया है अब, क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी है, चुनावी समय है, तो जो तमाम राजनीतिक दल या जो बड़े बड़े नेता इस बिल को लेकर वाहवाही लूट रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो भी देखना होगा कि वो अपनी लिस्ट में महिलाओं को कितनी जगह देते हैं। प्रत्याशियों की जब सूची आएगी तो उसमें वो कितनी महिलाओं को जगह देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, समाज में अगर हम देखें तो क्या पुरुषवादी सोच वो अभी भी एक चुनौती महिलाओं के लिए बन सकती है? कागजी बातें और ज़मीन पे उतरने में बहुत अंतर होता है। जब चीज़ें कागज़ पे होती हैं तो वो हमें सब देखने में सरल लगता है, लेकिन जब हम उसको हकीकत में जाके देखते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा बैठता है कि नहीं यार, ये तो बहुत मतलब कितना ही डिफ़िकल्ट रहा होगा। जब हम देखते हैं फूलन देवी को तो वो कितने ही नीचे स्तर से ऊपर गई हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें कितनी ही कठिन रही होंगी उस टाइम। तो आज हम उस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, कागजी तौर पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वोट बैंक की राजनीति के लिए हम उसको मतलब प्रदर्शन भी उसका कर देते हैं। लेकिन ये होता है कि हम अपने अंदर कितना उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है विधि, मैं आपसे चाहूँगी कि आप इसमें आपको जो लगता है कि आप ऐड करें। और एक मेरा ये सवाल भी है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें या हम इलेक्शन की बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि एक महिला को उनके व्यक्तिगत प्रभाव के चलते टिकट नहीं मिलता है। टिकट दिया जाता है कि उनके परिवार में कोई दिग्गज नेता है, वो फलाना की बहू है, फलाना की पत्नी है, उनको टिकट मिलना चाहिए। और वो पति और वो व्यक्ति भी, वो खुद शख्स जो है वो अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहू के लिए टिकट की मांग करता है। ऐसा क्यों? बिल्कुल वोट बैंक पे है, ये बिल्कुल वोट बैंक के लिए है, क्योंकि आपकी सरकार 10 साल से है, आप कहाँ थे? ठीक, क्यों अब आप जब चुनाव आ रहा है तब आप ये लेकर आ रहे हो? तो मेरे लिए तो ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति भी है। ठीक है, जो यूथ हमारे साथ जुड़े थे उन्हें तो ये वोट बैंक की राजनीति लगती है, लेकिन आज अगर हम जहां बैठे हैं या हम देखें तो भारत वाकई में आज कई ऐसे शुभ बदलाव हैं जिनका साक्षी बन रहा है। हिलेरी क्लिंटन ये कहती हैं कि जब तक महिलाओं की आवाज़ को नहीं सुना जाएगा तब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आ सकता। और सदन से इस बिल को पास करने के बाद शायद उसकी शुरुआत भी हो गई और एक संदेश भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम पुरुषों की और महिलाओं की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी
ना केवल न्याय को लेकर और ना केवल लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि ये सुव्यवस्थित मानव अस्तित्व के लिए भी उतनी ही अनिवार्य है। इसलिए सदन से जो निर्णय लिया गया है, जो बिल पास किया गया है, इसके बाद सोच में कितना बदलाव होगा और समाज में हमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि विचार वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के। इसी के साथ बोलो बोलो मुंह तो खोलो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।